हेलो बच्चों, कैसे हो सभी आप। तो आज हम 11th क्लास का जो चैप्टर है हमारा जो चल रहा है फिजिकल वर्ल्ड, उसका एक टॉपिक है जो फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, वो हमारा बाकी रह गया था फर्स्ट लेक्चर में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक? फोर्सेस इन नेचर। नेचर, फोर्सेस इन नेचर। तो बेसिकली जो हमारी नेचर में जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो बेसिकली कितनी है? 4 टाइप्स की हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं 4 टाइप्स की? फर्स्ट है जो सबकी फेवरेट, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ये जो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है ना, ये ना पेन टैब में अभी अभी यूज कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, सो इसीलिए हो रहा है ये, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, दूसरी फोर्स वीक फोर्सेस। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, फोर्थ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो बेसिकली ये हमारे पास 4 टाइप्स की जो फोर्सेस होती हैं हमारी नेचर में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मोस्टली हम देखते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, वो कौन सी देखते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम ये देखते हैं कि ये जो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहाँ पे लगती है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अ, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनके ऊपर लगने वाली फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। मान लो हमारे पास, तो पहले ही, हम कौन सी? ग्रेविटेशनल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे जीएफ। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिस्कस करेंगे पहले, जो हमारी डेली लाइफ में मैक्सिमम हम देखते हैं। हर मिनट हर सेकंड हमें हमारे ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल लेते हैं हम। मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो कोई ये मेरे पास क्लॉक है। ठीक है, इसको मैंने एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, कोई भी प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये मेरा प्लेन सरफेस है। ये मेरा कोई भी बॉडी है। ठीक है, जिसका मास क्या है? एम है। ठीक है, ये एक किसके ऊपर पड़ा है? सरफेस के ऊपर पड़ा है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है सरफेस के ऊपर पड़ा है। ओके, तो मान लो जैसे ही मैं, ये जो बॉक्स पड़ा है किसी ना किसी फोर्स की वजह से इस सरफेस के ऊपर स्टेबल है। ठीक है, मान लो अगर इसका ऑब्जेक्ट का मास है, कोई भी जो बॉडी है अर्थ के ऊपर लाई कर रही है, अगर उसका मास है तो उसकी अपनी कुछ ना कुछ फोर्स भी वो जनरेट करेगा। ठीक है, मान लो ये बॉडी है, इसका वेट क्या है? 30 kg है। ठीक है, 30 kg का इसका जो क्या है वेट है, वो 30 kg किसके ऊपर अब लग रहा है? इसके ऊपर लग रहा है, इस सरफेस के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट करूंगा, मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करूंगा, मैंने एक फोर्स एक्सर्ट की, तो क्या हुआ है, इस सरफेस में क्या प्रोड्यूस होगी? ये जो कॉन्टेक्ट एरिया है इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में, जो ये कॉन्टेक्ट एरिया है, इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, स्मॉल एफ से हम इसको डोनेट करेंगे। फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाई, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी? इस डायरेक्शन में लगेगी। तो ये सारा जो फिनोमिना ये हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का क्या काम है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास हो, ठीक है, अगर वो अर्थ के ऊपर लाई करता है, अगर वो अर्थ के ऊपर उसके बाद मूवमेंट करेगा, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू, अगर वो कोई भी एक्शन कर रहा है तो एक्शन के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा?
रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक्शन किया, फोर्स इसके ऊपर लगाया, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हमारी क्या लगी, ये फ्रिक्शन लगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, ग्रेविटेशन फोर्स की। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स होती नहीं, मान लो एब्सेंट होती, तो क्या होता, ये ऑब्जेक्ट जो था इसका कांटेक्ट किसके साथ नहीं होना था, इस सरफेस के साथ कांटेक्ट ही नहीं बन पाता। अगर ये कांटेक्ट नहीं बन पाता तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर मूव नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे मान लो हम अर्थ के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर फीट। जैसे ही हम आगे, जितनी फोर्स से हम आगे जाते हैं, उतनी फोर्स से ही हम अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, सो ये किसके कारण हो रहा है, दैट इज बिकॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये सारे जो फिनोमेना है, हम वॉक करते हैं, किसके कारण वॉक किया, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ना होती, जैसे मून, मून पे जब कोई भी साइंटिस्ट जाते हैं, तो आपने देखा होगा वीडियोज में, वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो मूव, मतलब जैसे हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, वो वॉक नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन में होते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स होती नहीं है। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये मैक्सिमम जिस बड़ी जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर लगती है, जिनका साइज बड़ा है, जिनको हम एक डाई से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज फोर्सेस जो भी मैक्रोस्कोपिक के ऊपर लगती हैं, वो किस में आ जाती हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में लगती हैं, वो कौन सी आ जाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद, वो कौन सा आ जाता है हमारा, हम किसको डिस्कस करेंगे। अब ये इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये वाला हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, अब जैसे नाम से आपको इसका पता लग रहा होगा ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी इसमें। तो ग्रेविटेशन फोर्स को पहले हम कंप्लीट करते हैं पूरा अच्छी तरह, और उसके बाद आएंगे, ठीक है, इसके ऊपर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या है, कोई भी पार्टिकल्स एक्सर्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन वन अनदर। इनका क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ पार्टिकल ऑफ मास m on another particle of mass m2 at a distance r from its given by न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, वो क्या बोलता है, अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। वो बोलता है कि जितने भी जो पार्टिकल्स हैं अर्थ के ऊपर हैं, ठीक है, वो क्या कर एक्सर्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m1 है। ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m2 है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो एक दोनों पार्टिकल क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर पड़े हैं। ठीक है, जिसका जो डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, r डिस्टेंस के ऊपर है। जैसे ही जितनी फोर्स ये पार्टिकल ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स m1 m2 के ऊपर लगाएगा, सेम फोर्स जो m2 है वो किस पे लगाएगा, m1 पे लगाएगा। ठीक है, क्यों लगाएगा, क्योंकि ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं, इनका मास m1 m2 है, ये किसके इन्फ्लुएंस में है, किसके एरिया में है, ग्रेविटेशन फोर्स के एरिया में। ठीक है, तो ये सेम फोर्स लगाएंगे एक दूसरे की तरफ, अब इक्वल एंड अपोजिट, ठीक, दोनों लगाएंगे। तो अब हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स का। जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ two masses m1 m2 upon product of two masses and inversely proportional to the distance between, inversely proportional and square of the distance between them। ठीक है, तो इसके बराबर होगी। एंड जैसे हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओपन होते ही ये क्या हो जाएगा, जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जी की वैल्यू क्या होगी भाई, ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या गिवन होगी,
ये हमने याद रखनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने एज इट इज याद रखनी है। ओके, तो इसका बताने का मेरा यही मतलब था कि जो भी पार्टिकल्स हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने 2 पार्टिकल ले लिए, वैसे रियलिटी में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं, लेकिन अगर हम 2 बॉडीज को लेंगे, मान लो एक M1 एक M2 है, अगर M1 जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रही है M2 के ऊपर, उतना ही फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स M2 M1 के ऊपर लगाएगा, ठीक है, तो ये चीज है, और ये फॉर्मूला हमने याद रखना है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करेंगे, ठीक। अब हमने माइक्रोस्कोपिक में एक और आती है, जैसे मान लो ग्रेविटेशन फोर्स मैंने पिछले लास्ट अभी जिक्र करके गया हूँ कि अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स माइक्रोस्कोपिक बॉडी के ऊपर लगती है, सेम उसी तरह ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसीलिए हम इसको इसके बाद सीधा इसको पढ़ेंगे, ये भी किसके ऊपर लगती है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर लगती है। दोनों किनके ऊपर लगती हैं, मैक्रोस्कोपिक के ऊपर लगती हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती हैं। मतलब ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट जिनका मास है और जिनको हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है, इनको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है भाई, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसे ही आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ठीक है, force exerted by one particle on another because of the electric charge on the particle are called electrostatic electromagnetic forces। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, तो उसमें क्या था, उसमें हमारी एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी थी जिसका मास M1 M2 था, 2 बॉडीज ली थी हमने, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, जैसे इस नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रो, ठीक है, प्लस मैग्नेटिक, ठीक है, दो दो मतलब चीजों से कंबाइन होकर नाम बन रहा है। तो इसमें कौन सी फोर्स आएगी, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर लगाएगा, इसके कारण लगाएगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, ठीक है। So these forces can either be attractive और भी repulsive, ये attractive भी हो सकती है और repulsive भी हो सकती है। तो when two particle carry unlike charges, मान लीजिए मेरे पास 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होगी, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी, अट्रैक्टिव होगी। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे मतलब को खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिए, एक के ऊपर पॉजिटिव है और दूसरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्यों अट्रैक्शन हो रही है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि एक जो पार्टिकल है इसके ऊपर, दोनों के पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। तो एक फोर्स के साथ आए ना ये एक दूसरे की तरफ, ये इधर आया, ये इधर आया, दोनों क्या हो गए, चिपक गए, ठीक है, अटैच हो गए एक फोर्स के साथ। अब इस फोर्स, ये फोर्स क्यों जनरेट हुई, क्योंकि दोनों जो हमारे पास पार्टिकल्स थे, दोनों बॉडीज जो भी थी, उनके ऊपर क्या थे, अनलाइक चार्जेस थे। अब सिमिलरली अगर मान लो एक बॉडी में ले लेता हूँ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा सेम
वो बॉडी ले लेता हूँ, पार्टिकल का बोल लो या बॉडी, उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये कौन से हैं, क्या है, अब ये क्या है, वही सेम हो गए तो अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर मैं दूसरे के ऊपर क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगी। अब ये भी एक तरह की इनमें फोर्स जनरेट हुई, बट अगर ये अट्रैक्टिव थी, लेकिन ये क्या होगी, रिपेल होगी। सेम दूसरी कंडीशन, अगर मैं दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, तो भी ये क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। मतलब टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, ठीक है, अट्रैक्टिव एंड अनदर वन इज रिपल्सिव। इसके ये क्या है, दो तरह की फोर्सेस हैं, ठीक है। किसके कारण आई, बिकॉज ऑफ लाइक और अनलाइक चार्जेस, ठीक है, चार्जेस के कारण आई। अगर ये चार्जेस के कारण आई, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आपके माइंड में एक ना क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रो, लेकिन ये मैग्नेट, मैग्नेट नाम क्यों इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, मैग्नेट क्यों किया गया। अब देखो, जैसे ही, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मैग्नेटिक क्यों इसमें ऐड किया गया, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, मानना क्या है, मान लो ये है ही, ठीक है, एज्यूम करो कि है, इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव है, एक फोर्स के साथ ये क्या हुए, रिपेल हुए, दोनों रिपेल हुए इससे, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं दोनों तरफ, ठीक है। जैसे ही ये रिपेल हुए, तो क्या हुआ, इस फोर्स की वजह से, जो इलेक्ट्रो अनलाइक चार्जेस की फोर्स की वजह से, जैसे ही ये रिपेल हुए, तो इनका क्या होगा, एक अपना अपना फील्ड जनरेट होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। मतलब अगर उस फील्ड में आप बाहर से कोई चार्ज लाओगे, बाहर से कोई अलग, मान लीजिए अगर पॉजिटिव लाओगे तो वो भी रिपेल हो जाएगा, अगर आप नेगेटिव लाओगे तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। मतलब लेकिन वो कुछ दायरे में होगा, कुछ उसका इन्फ्लुएंसिंग एरिया होगा, ठीक है। किसकी वजह से हुआ, इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये प्रोड्यूस होगा फील्ड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये हम आगे जाकर जो हमारा चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म, हम उसमें ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या नेम ऐड किया गया, मैग्नेटिक, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन, पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, किसके, बोथ किसको बोल रहा हूँ, बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी कितना बड़ा उसका साइज है, ठीक है, इसका साइज इन पार्टिकल्स का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। अगर छोटा है तो उसी अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, अगर बड़ा है तो उसके with respect to उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी। एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स, की दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, ओके, एंड इज नॉट जनरली अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। हाँ, ये जो मेन चीज है, ये इसमें देखने वाली है। जैसे हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे थे, उसमें क्या थी, दो ऑब्जेक्ट है, M1 M2, ठीक है, वो क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर, ठीक है, उसमें फोर्स क्या करेगी, एक्ट करेगी ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन इसमें ये एक वेरिएशन है, ये चेंज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज नॉट जनरली अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, ठीक है। मान लो दो पार्टिकल ले ले मैंने, एक ये और एक ये पार्टिकल ले लिया, ठीक है। कोई भी इसको पार्टिकल वन नाम दे दो, इसको पार्टिकल टू नाम दे दो। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये जो सेंटर टू सेंटर वाला फंडा है ना, ये जो सेंटर टू सेंटर वाला फंडा, ये इस पे नहीं है डिपेंड करती, ठीक है। दैट इज नॉट जनरली अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, मतलब जरूरी नहीं है कि इस लाइन के ऊपर ही लगेगी, ठीक है, या इस लाइन के ऊपर ही लगेगी, ठीक है। इसका मीडियम
वो अलग भी हो सकता है। ओके, तो टू अवॉइड दिस complication for the time being, we confine our decision to electrostatic force और electromagnetic force भी हम इसको बोल सकते हैं, electrostatic force भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, and between the, जो किस में लगती है, that is acting between the charges at rest। ओके, तो अगर हम इस फोर्स की बात करें तो फॉर्मूला लगभग सेम ही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट होगा उसमें जी की वैल्यू हमने बताई थी आपको। इसमें जो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस जिनके बीच में ये जो दो चार्जेस हैं इनकी बात कर रहा हूँ। मान लो इनकी ये Q1 था, ये Q2 था, इसमें इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, मतलब जो चार्ज इसके ऊपर, इसको Q1, इसको Q2। तो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, इन दोनों के डिस्टेंस, ये दोनों का जो डिस्टेंस है r, उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जैसे उसमें जी की वैल्यू थी, इसमें जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ये भी हमने याद रखनी है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। 9 × 10⁻⁴ क्या होगा, 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। Okay, and that is a constant value, and here is epsilon naught। epsilon naught की भी वैल्यू होगी, ये भी हमने याद रखनी है। epsilon naught की क्या वैल्यू है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वेयर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वेयर। ओके, सो epsilon naught यहाँ पे क्या है, ये हम ये लिख रहे हैं ना epsilon naught, ये क्या है, दैट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये अब आप थोड़ा सा बाउंसर चला गया होगा, क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये मैं समझाता हूँ क्या चीज है। ठीक है, ये जो हमने जितना भी यहाँ पे पढ़ा, टू चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव ये लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अगले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम प्रिसीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को देखना चाहते हैं, तो उसका जो हम एक्सपेरिमेंट किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, वैक्यूम में करते हैं, वैक्यूम में। यहाँ यहाँ पे क्या होगा, जिसमें एयर कंटेंट क्या होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, एयर कंटेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए जो हमें चार्ज की जो वैल्यू है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो एक्यूरेट प्रिसाइज वैल्यू आएगी, तो उसी वजह से ये जो हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है ये उस मीडियम की है, सिस्टम की है। ठीक है, मान लो एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये बता रहा है ना कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस किसको बोल रहा है, ये इसी वैक्यूम को बोल रहा है। ये इसकी परमिटिविटी है, परमिटिविटी जो इसको परमिट करती है, इसको चार्जेस को क्या करने में, अट्रैक्शन रिपल्शन करने में, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, एक फोर्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसको हम क्या बोल देते हैं, ये किसके कारण आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब हमने अभी तक तो जो पढ़ा है ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पढ़ा। ये मैक्रोस्कोपिक में ये दो तरह की फोर्स आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल से लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो हम जो ये नेक्स्ट है जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है तो बच्चे क्या है, बोर फील करना लग जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक जो हमारा होगा, माइक्रोस्कोपिक
वर्ल्ड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसमें जो है ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। एक दो तरह की फोर्सेज, जैसे हमने चार तरह की फोर्सेज डिस्कस की है ना, स्टार्टिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो हमारी दो बची हैं। कौन सी? एक हमारी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरी कौन सी बची है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों फोर्सों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बची हैं दो तरह की फोर्सेस। क्योंकि अगर हम मैं अभी करूंगा तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।